नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपन पढ़ रहे थे ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन। इससे पहले आपने डार्बू योग पढ़ा, ऊपरी डार्बू योग, निम्न डार्बू योग। ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। जो आपको प्रूव करवा चुके हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये निम्न रीमान समाकलन है, वो ऊपरी रीमान समाकलन से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। प्रूव करवा चुके हैं आपको, समझ में आपके आ गया होगा। सिंपल सी एक चीज है, उसका प्रूफ है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। जो चीज है बस उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि फलन f है वो अंतराल ab पर क्या है, परिभाषित परिबद्ध वास्तविक फलन है कोई। ठीक है, तब प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा डेल ग्रेटर देन 0 विद्यमान होगा कि प्रत्येक विभाजन P बिलोंग्स टू P AB के लिए और जो P का नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू डेल के लिए। ये दोनों चीजें आपको प्रूव करनी है। ध्यान से देखिए क्या प्रूव करना है। U है P लेस देन समाकलन A से B बार fx dx प्लस एप्सिलॉन। इसको पहचानिए, ऊपरी रीमान समाकलन है a से b बार fx dx। अब इसमें एप्सिलॉन जोड़ा गया है और इसका मान क्या है, uf से बड़ा है। ठीक है, दूसरा lmp ग्रेटर देन a बार b fx dx निम्न रीमान समाकलन, अब की बार माइनस एप्सिलॉन फॉर और p बिलोंग्स टू p ab। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको प्रूफ करनी है। देखिए यहां से इसको पहचानो, ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन। तो सबसे पहले अपन परिभाषा लिखेंगे ऊपरी रीमान समाकलन की और निम्न रीमान समाकलन। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। चूंकि फलन f है वो अंतराल ab में एक परिबद्ध फलन है। तब ऊपरी रीमान समाकलन की परिभाषा से इस समाकलन a से b बार fx dx का मान इन्फिमम ऑफ uf p बिलोंग्स टू p ab। p की जगह विभाजन चेंज कर सकते हो। ऊपरी डार्बू योग का जो समुच्चय है उसका जो निम्नक है वो क्या होगा, ऊपरी रीमान समाकलन a से b बार fx dx। इतना हो जाएगा, आराम से इसकी परिभाषा लिख लोगे। अब देखिए ध्यान से आपको इसमें समझना है, इसका भी प्रूफ है वो इतना है नहीं पड़ा, लेकिन जो इसमें एक दो बात है वो आपको अच्छे से समझनी है। देखिए आप ये समझिए, यहाँ से समाकलन a से b बार fx dx क्या है, ये क्या है, ऊपरी डार्बू योग का निम्नक है। ऊपरी डार्बू योग का निम्नक है, इतना समझिए। तो निम्नक की कंडीशन आपके दिमाग में आनी सबसे पहले कि निम्नक क्या है और निम्न परिबद्ध क्या है। ठीक है, अब देखिए जो ऊपरी रीमान समाकलन है उसमें एप्सिलॉन बना जोड़ा गया है, जो प्रूफ करवा रहा है उसमें देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, और जो ऊपरी रीमान समाकलन है वो है क्या, वो ऊपरी डार्बू योग का निम्नक है। यानी सिंपल सी बात ये समझिए कि निम्नक है, और वो होगा किसी न किसी का ऊपरी डार्बू योग और कोई अनुक्रम मालूम कुछ भी है, लेकिन ये निम्नक है। यहाँ पे आप इतना सा समझिए। ठीक है, और आपको इसमें ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। फिर जो प्रूफ करना है उसकी तरफ देख लीजिए, समाकलन a से b बार fx dx प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो जो मैं बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा।
देखिए इस लाइन को ध्यान से समझिए, ये पूरा एक अवयव है, समाकलन इसे बी बार एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें मैंने जोड़ दिया है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, 1 2 3 आप इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हो, सोच सकते हो। ये पूरा मान क्या कह रहा है कि समुच्चय, ये पूरा समुच्चय यू एफ पी, पी बिलोंग्स टू पी ए पी। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, ये ऊपरी डार्क चेंज होते जाएंगे, P1 P2 P3 कोई भी वजन चाहे वो P डैश और डबल डैश कुछ भी हो। इस समुच्चय का क्या है, निम्न परिबद्ध नहीं। तो क्या ऐसी संभावना हो सकती है, देखिए ए से पी बार एफ एक्स डी एक्स क्या है, ये जो समुच्चय है यूपी यूएफपी, यहाँ से आप यदि कोई ऊपरी डार्क अप्लाई करते हो तो उसका क्या है, निम्नक है। और निम्नक और जो निम्न परिबद्ध है उसके लिए आपको मैंने बताया कि जो होगा सबसे छोटा वो कौन होगा, निम्न परिबद्ध होगा। उसके बाद आपको प्राप्त होगा क्या, निम्नक, ठीक है। उससे पहले क्या होगा, निम्नक, यानी जो निम्न परिबद्ध है वो सबसे छोटा और जो ऊपरी परिबद्ध है वो सबसे बड़ा, ठीक है। जो उच्चक है वो कहाँ से मिलेगा, ऊपरी परिबद्ध से पहले मिलेगा। जो आपका निम्नक है वो कहाँ पे मिलेगा, वो निम्न परिबद्ध के बाद मिलेगा, ठीक है। ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। देखिए रोज इस चीज के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। तो देखिए मेरे कहने का क्या मतलब है, यहाँ से इसकी परिभाषा से तो आप इतना समझिए कि समाकलन ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स क्या है, यूएफपी का निम्नक है। अब निम्नक है तो मतलब वो आपका जो निम्न परिबद्ध है उसके बाद आएगा, ठीक है। इस तरीके से समझ लीजिए। फिर क्या है, अब इसमें मैंने एप्सिलॉन जोड़ दिया, ठीक है। तो जैसे मान लो ये है ए, आप एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझिए, जैसे अपन ने अनुक्रम में पढ़ा है ए से इक्वल टू एक्स लेस देन बी, ए से आज नीचे से परिबद्ध, बी से ऊपर से परिबद्ध। अब मान लो यहाँ से अपन ने ये बोल दिया ए प्लस 1 ले लिया, ए प्लस 2 आपने कोई भी ले लीजिए तो इसके बाद हो, ठीक है। और ए प्लस 1 क्या है, ए से आज बड़ी राशि है, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझिए, ये निम्न परिबद्ध है और ये निम्नक, इस तरीके से समझिए। अक्सर वो यहाँ पे यूएफपी को समझ लीजिए। आप एग्जांपल के तौर पे केवल एक बार आपको इमेजेस इसकी करनी है, ठीक है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब है कि ये निम्नक है, ये निम्नक है, ठीक है। इसका यूएफपी का निम्नक है। अब यहाँ पे मैंने इसमें कुछ जोड़ दिया, ठीक है। इसमें क्या कर दिया मैंने, एप्सिलॉन को जोड़ दिया। ए प्लस 1 है तो इसमें कुछ जोड़ दिया, ए प्लस 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 4 हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये इस समुच्चय का निम्न परिबद्ध नहीं होगा। निम्न परिबद्ध कहाँ से होगा, निम्न परिबद्ध तो ये है, मेरी बात समझ में आ गई ना, ये है, उसका निम्न परिबद्ध नहीं होगा। कौन, जब ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स में आप एप्सिलॉन जोड़ दोगे, यानी और कोई अपने को इससे बड़ी राशि प्राप्त हो जाएगी, किससे, निम्न परिबद्ध से, तो वो इसका निम्न परिबद्ध नहीं होगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ में आ गई होगी, किसी भी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, ठीक है। आप एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके आगे का, अगर ये आपके समझ में आ गया है, समुच्चय ये यूएफपी पी बिलोंग्स टू पी ए बी का प्रत्येक अवयव, का प्रत्येक अवयव का मतलब यदि यहाँ पे P1 लेते हो तो वो UF P1 हो जाएगा, UF P2 हो जाएगा, इस तरीके से प्रत्येक अवयव इससे समाकलन ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन से बड़ा नहीं है, ठीक है। देखो ये यहाँ पे यदि उसको होता निम्न परिबद्ध, ये क्या होता, निम्न परिबद्ध होता, तो यहाँ पे ये एक्सेस को आप यूएफपी समझ ही रहे हो, तो यहाँ पे इसका प्रत्येक अवयव से होता बड़ा। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मान है ये इसका निम्न परिबद्ध नहीं है, निम्न परिबद्ध नहीं है, तो इसका जो प्रत्येक अवयव है वो इससे बड़ा नहीं है।
अगर निम्न परिबंध होता तो क्या होता, इसका प्रत्येक अवयव इससे है बड़ा। ठीक है, सिंपल सी चीज क्या समझनी है कि अगर ये इसका निम्न परिबंध नहीं है और ये आपने ऐसे समझ लिया है निम्न परिबंध नहीं है तो इसका प्रत्येक अवयव, मतलब हो सकता है कुछ अवयव हो लेकिन प्रत्येक अवयव नहीं होगा, चाहे वो भले एक अवयव के लिए हो चाहे वो दूसरे अवयव के लिए हो, प्रत्येक अवयव वो इससे बड़ा नहीं है। जब ए है वो निम्नक नहीं है, जब समाकलन ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन इसका निम्न परिबंध नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में आ गई होंगी ये दोनों लाइनें, बस ये दोनों लाइनें इसके प्रूफ का बेस है और कुछ नहीं है इसमें, ये समझ में आना चाहिए आपकी। सबसे पहले इसको समझोगे, ये क्या है, निम्नक है, आपने निम्नक में कुछ ना कुछ जोड़ दिया। ठीक है, तो ये निम्नक था, इस समुच्चय का अब जोड़ रहे हो तो ये इसका निम्न परिबंध नहीं हो सकता। निम्न परिबंध नहीं हो सकता तो इसका प्रत्येक अवयव यानी इसके सभी अवयव वो इससे बड़े नहीं हो सकते, कोई ना कोई अवयव इससे छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, तब तब देयर एग्जिस्ट P1 बिलोंग्स टू PAB के लिए, यानी जो विभाजनों का आपका समूह है उसमें से कोई अपन ने विभाजन लिया है P1, प्रत्येक अवयव से बड़ा नहीं है, अपन यहाँ पे ले रहे हैं कोई एक अवयव P1 से बड़ा नहीं है, तो UF P1 क्या हो जाएगा, लेस देन समाकलन ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, यानी जो आपने बोला कि आपका समुच्चय UFP है, ठीक है, उसका ये निम्न परिबंध नहीं है, निम्न परिबंध नहीं है तो इसका कोई ना कोई अवयव क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। अगर निम्न परिबंध होता तो इसके सारे अवयव क्या होते, इससे बड़े होते। ठीक है, मेरी बात समझ में आपके आ गई। ये कंडीशन आपने लिखी है किसके लिए, ऊपरी रीमान समाकलन की परिभाषा से। इसी प्रकार हो जाएगा निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा से। अब वहां पे आपको परिवर्तन करना आना चाहिए कि अब इसमें ऊपरी लिया तो इसमें कौन सा रीमान समाकलन होगा, निम्न, इसमें प्लस एप्सिलॉन लिया तो माइनस एप्सिलॉन होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलेंगे, जो दूसरा पार्ट आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी, समझना यही है। एक बार इसको फिर देख लीजिए, इसकी परिभाषा से देखोगे ये क्या, इसका निम्नक है। ठीक है, तो निम्नक है वो निम्न परिबंध के बाद प्राप्त होता है। अब निम्नक में भी आपने कुछ जोड़ दिया तो ये है, इस समुच्चय का निम्न परिबंध नहीं होगा। ये यदि निम्न परिबंध होता तो इसके सारे अवयव इससे बड़े होते, वही बात यदि ये निम्न परिबंध है तो इसके सारे अवयव इससे बड़े होते। अब करेंगे निम्नक नहीं है तो इसका मतलब इसके सारे अवयव इससे बड़े नहीं होंगे, तो कोई अपन ने एक अवयव ले लिया कि वो इससे बड़ा नहीं है, क्या है, छोटा। ठीक है, इसको मैंने लैंग्वेज के रूप में भी लिया। ये जो दो लाइनें लिखी गई है ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यही लाइनें रिपीट होंगी निम्न रीमान समाकलन के लिए, चेंज आपको करना आना चाहिए। ठीक है, देखिए दूसरा, निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा से। निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा पता होनी चाहिए। समाकलन ए बार बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, पी बिलोंग्स टू पी ए बी। अब यहाँ से सेम बात को समझिए आप, जो एल एफ पी है उसका उच्चक है कौन, ए बार बी एफ एक्स डी एक्स। अब उच्चक की कंडीशन ध्यान में जानी चाहिए, उच्चक और ऊपरी परिबंध। इससे पहले वाले में निम्नक और जो निम्न परिबंध था उसकी कंडीशन दिमाग में आ गई, उसी प्रकार यहाँ पे सुप्रीमम उच्चक, उच्चक और ऊपरी परिबंध की कंडीशन आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ऊपरी परिबंध सबसे बड़ा और उच्चक उनका कोई न्यूनतम अवयव यानी उससे पहले आपको प्राप्त
हो जाएगी। आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलिए, जो दूसरा पार्ट है उसमें माइनस एप्सिलॉन है, तो इसमें से एप्सिलॉन मैंने घटा देना, ठीक है। तो जो प्रूव करना है उसके अनुसार देख लेना, एक में एप्सिलॉन जोड़ना है आपको, अब कौन से में जोड़ना है वो आपको देखना होगा, वहां से प्रूफ करना है, तो वहां से आपको पता लगे जाएगा। तो देखिए समाकलन ए बार डी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन। तो समाकलन ए बार बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन, ये क्या है, उच्चक है एलएफपी का, समुच्चय एलएफपी पी बिलोंग्स टू पी ए बी का ऊपरी परिबंध नहीं है। बात मेरी समझ में आ गई होगी आपके। जैसे उच्चक है, इसी एग्जाम्पल से आप समझिए, बी है वो ऊपर से परिबद्ध है, और इसका जो मान लो उच्चक है वो क्या है, बी से पहले यानी बी माइनस वन, ठीक है। एक बार सोच लीजिए, अब क्या कर रहा है कि माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इस तरीके से आप और ले सकते हो, यानी बी माइनस टू बी माइनस थ्री बी माइनस फोर, ये इसका ऊपरी परिबद्ध नहीं है। बात में समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। यानी जो ये ए बार बी एफ एक्स डी एक्स क्या था, इसका उच्चक था, उच्चक में से आपने कुछ न कुछ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब माइनस एक माइनस दो आप कुछ भी समझ सकते हो, ये इस समुच्चय का ऊपरी परिबद्ध नहीं है। ऊपरी परिबद्ध तो उच्चक ही नहीं था, पहली बात तो ऊपरी परिबद्ध अलग है, उच्चक अलग है, ठीक है। लेकिन आप एक बार फिर भी अगर उनको समान में समझो है ना, तब भी उसमें से अपन ने थोड़ी सी राशि क्या कर दी है, हम कर दी है, कम कर दी है, तो उसका ऊपरी परिबद्ध नहीं है। अब वही बात, अगर ऊपरी परिबद्ध है तो इसके सारे अवयव, इसके सारे अवयव इससे होंगे छोटे, अब क्या कह रहा है ऊपरी परिबद्ध नहीं है, तो कोई एक अवयव क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। विपरीत कंडीशन आपको इसमें लेके चलनी है। यहाँ निम्न परिबद्ध के लिए था, ये ऊपरी परिबद्ध के लिए। समझ में आ गई होगी ये बात अच्छे से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ओके, नोट कर लो। तो क्या हो जाएगा इसके बाद, अगर ये ऊपरी परिबद्ध नहीं है ये इस समुच्चय का, तो इस समुच्चय को ये अभी लेंगे P2। तो क्या लिखा, समुच्चय LFP P बिलोंग्स टू PAB का प्रत्येक अवयव समाकलन ए बार बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन से छोटा नहीं है। अगर ऊपरी परिबद्ध होता तो इससे सारे अवयव क्या होते, छोटे होते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2-3 बार बता दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। छोटा नहीं है प्रत्येक अवयव, इसका मतलब कोई ना कोई एक या दो अवयव इससे बड़े भी हो सकते हैं, इससे बड़े भी हो सकते हैं। इसके एलएलपी के तो अवयव ले लिया आपने, इसमें एक में P1 लिया, इसमें P2 ले लिया, अवयव क्या हो गया LFP2, ये बड़ा हो सकता है,
इज ए बार बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके पास आ जाती है तो ये थ्योरम यहीं पे प्रूफ हो जाएगी। अब इसमें आगे का जो पार्ट है वो आपका पहले वो जो पढ़ा है उसी से, ये बिल्कुल नया था आपके लिए। जो इसमें 4 लाइनें लिखी हुई हैं, एक लाइन ये, एक लाइन 2 ये और 2 इससे पहले वाली। हालांकि रिपीट हुई है लेकिन इसमें आपको चेंज करना आना चाहिए, कहाँ पे ऊपरी परिबंध नहीं है, कहाँ पे निम्न परिबंध नहीं। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ गया हूँ। ओके, आगे देखो। अब देखिए यहाँ से आपको लेनी है कंडीशन क्या, यदि P बराबर क्या है, P1 यूनियन P2, क्योंकि P1 और जो P2 है वो जो अंतराल AB है उसी के विभाजन है। ठीक है, P के P AB का क्या मतलब है, जो AB के विभाजन है, पार्टीशन है, उन्हीं में से कोई मान है P1 और P2, तो उनका यूनियन यानी संघ है, उसको आपको क्या लेना है, P लेना है। ये कंडीशन समझ लीजिए, ये आपको लेनी है। P इज इक्वल टू P1 यूनियन P2 हो तो देखो क्या स्क्वायर से लिख सकते हैं, P1 कंटेनिंग P। देखो जो P है उसका मान क्या है, P1 यूनियन P2। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ जो P1 है वो कंटेन करेगा P2, तो यानी P1 है वो कंटेन करेगा P1 यूनियन P2। सही बात है, आप इसी भी एग्जाम्पल से समझ सकते हो। देखो सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ये ए और बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये ए यूनियन बी, ठीक है, आप इसको कोई नाम दे दीजिए सी। तो देखो सी, इसको पी समझो, ए यूनियन बी, इसको P1 यूनियन P2 समझो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, P1 यानी ए कंटेनिंग P, P यानी सी और सी यानी ए यूनियन बी। तो क्या ए है वो ए यूनियन बी में कंटेन नहीं करेगा क्या, ए है वो ए यूनियन बी में कंटेन करेगा, ए के सारे अवयव है वो ए यूनियन बी में है, 1 2 3। इसी प्रकार P2 कंटेनिंग जो B है वो भी P यानी P यूनियन P2, इस एग्जांपल में समझो तो A यूनियन B में कंटेन करेगा भी, तीन और चार भी इसमें। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। P1 के सारे अवयव P में है, P2 के सारे अवयव P में। ये एग्जांपल है, इससे आपके समझ में आ गया होगा। ओके, तो यदि P इज इक्वल टू क्या है, P1 यूनियन P2 हो तो P1 कंटेनिंग P और P2 कंटेनिंग P। ठीक है, आगे देखिए। अब ये आपको मैंने परिभाषा लिख रही थी सूक्ष्मतर विभाजन की, उसी की ये परिभाषा है। ठीक है, वहां पे मैंने आपको ऐसा दिखाया P कंटेनिंग P डैश, तो आपने क्या बोला, P डैश है वो P का सूक्ष्मतर विभाजन है। यहाँ पे क्या बोलोगे, P है वो P1 का सूक्ष्मतर विभाजन है, P है वो P2 का सूक्ष्मतर विभाजन है। यानी P है वो क्या है, P1 एवं P2 का सूक्ष्मतर विभाजन है। इसलिए मैंने आपको कहा कि परिभाषाएं वो पता होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद जो अपन लिखेंगे,
इसको आपको लिखना नहीं है, केवल समझना है। इससे ये आपको मैं थ्योरम प्रूव करवा चुका हूँ, दूसरी या तीसरी थ्योरम थी, आप देख लेना इसको। पी कंटेनिंग पी डैश दिया गया था आपको और आपने ये 3 पार्ट प्रूव किए थे, इनमें से 2 ये थे, ठीक है। एल एफ पी लेस देन इक्वल टू एल एफ पी डैश, वहां से देख लीजिएगा, और यू एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू यू एफ पी, ठीक है। अब इन्हीं के लिए देखिए, एक बार है अपने पास P1 कंटेनिंग P, इसके लिए कंडीशन हो जाएगी, एक बार हो जाएगा P2 कंटेनिंग P, ठीक है। तो पहले देखते हैं किसके लिए, P1 कंटेनिंग P। केवल आपको रिप्लेस करना है, जो P1 है P की जगह, जो P है उसको P डैश की जगह, ठीक है। देखिए, एक है समीकरण 1, एक है समीकरण 2, और जो प्रूफ करना है वो समीकरण 1 और 2 में थोड़ा सा अंतर है अपने पास। क्या, वहां पे UFP है, ठीक है, अपने पास समीकरण में है UFP1। प्रूफ करना है उसमें LFP है, अपने पास क्या है LFP2, ठीक है। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं U वाली कंडीशन की, क्योंकि P1 किसमें है, अपन ने लिया है U1 में, जो U है उसमें लिया है, ठीक है, और जो P2 है वो किसमें लिया है, L में लिया है। तो पहले बात कर लेते हैं P1 कंटेनिंग P की, ठीक है। तो P1 कंटेनिंग P, अब P1 यहाँ पे रिलेटेड है, इस समीकरण में देखो U से रिलेटेड है, तो मतलब इसमें रखने की जरूरत नहीं है, P1 को इसमें रख लेते हैं, ठीक है। तो देखो P डैश P UF P डैश क्या आ जाएगा, UF P लेस देन इक्वल टू UF P। UF P, ये मैंने इससे लिखा है, देखो इससे देख लीजिए आप, इसमें है P कंटेनिंग P1, इसमें क्या है P कंटेनिंग P1, अपन क्या ले रहे हैं P1 कंटेनिंग P। ये आया कहां से मैं आपको बता चुका हूं, यानी जो इसमें P है उसकी जगह आपने क्या रखा है, P1 रखा है, P की जगह क्या रखा है, P1 रखा है, जो P डैश है उसकी जगह P रखा है, ये केवल समझने के लिए है। जो आपका P डैश है उसकी जगह क्या रखा है, P, UFP लेस देन इक्वल टू UFP1, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। ये जो आपको थ्योरम प्रूव करवाई थी, एक पार्ट इसमें P1 कंटेनिंग P के लिए, और इसको प्रूव करेंगे P2 के लिए, क्योंकि समीकरण में जो U है, जो आपका ओपी डार्क U है, उसमें केवल P1 है, तो अपने को उसी से मतलब है। अब P1 के लिए आप इसमें कंडीशन लिखोगे, उसका मतलब ही नहीं कि एज के अंतर्गत क्या लिया आपने, P2 लिया है, ठीक है। तो ये लिखा कहाँ से, इसको आप ध्यान से समझिए, लिखिए, ठीक है। इसको आप साइड में थोड़ा सा रफ के तौर पे लिख देना समझने के लिए, ठीक है। आपको इतना लिखना है, P क्या है, विभाजन P1 और P2 का सूक्ष्मतर विभाजन होगा इन दोनों से। तब पहली कंडीशन P1 कंटेनिंग P के लिए क्या हो जाएगा, UFP लेस देन इक्वल टू UFP1, ये आपको मैंने समझा दिया। दूसरी कंडीशन और इससे लिख देते हैं, ठीक है। इतना कर लीजिए आप समझ के अच्छे से। दूसरी कंडीशन, जब अगर P2 कंटेनिंग P हो, तो P2 के लिए केवल अपने को L वाले से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। देखो क्या हो जाएगा, LFP, ठीक है। इसमें P था तो P यहाँ आ गया, P की जगह क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा, LFP2 लेस देन इक्वल टू LFP डैश, LFP है समीकरण 3 और है समीकरण 4, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, खाली जो आपकी इसकी कंडीशन थी सूक्ष्म विभाजन की, उसको आपने रिप्लेस किया है। P कंटेनिंग P डैश था,
पहले में P1 कंटेनिंग P, तो चेंज करना आना चाहिए, रिप्लेस तो कर सकते हो। दूसरा P2 कंटेनिंग P, तो केवल अवयव को रिप्लेस करना है और ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए एक था आपके पास असमिका 1 2 3 4, तो 1 और 3 से और 2 और 4 से। ये है सभी का एक थी, आप देख लीजिए UF P1 लेस देन ए से बी बार FX dx प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, और ये अपनी विद्या UF P लेस देन इक्वल टू UF P1। अब देखो UF P1 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि UF P1 है वो ग्रेटर देन है किससे, UF P से। देखो इन दोनों को मिला के क्या आप ऐसा लिख सकते हो, ये इसका पहला, इनको मिला के ऐसे लिख दिया UF P लेस देन इक्वल टू UF P1 लेस देन समाकलन ए से b बार fx dx प्लस एप्सिलॉन। तो इसको और इसको मिला के क्या लिख सकते हो, UF P लेस देन ए से b बार fx dx प्लस एप्सिलॉन। भाई ये मान है वो इससे छोटा है, ये मान है वो इससे छोटा है, तो ये मान भी क्या हो जाएगा, इस मान से छोटा हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज आराम से लिख दोगे UF P लेस देन ए से बी बार FX dx प्लस एप्सिलॉन। तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, जो स्टार्टिंग की प्रोसेस है वो आपको इसमें समझनी है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा और कंप्लीट कर देते हैं। ये आपकी असमिका 3 थी, ठीक है, सॉरी 2 थी। LF P2 ग्रेटर देन ए बार B FX dx माइनस एप्सिलॉन, और ये 4 LF P2 लेस देन इक्वल टू LF P, को आप ऐसे भी लिख सकते हो LF P ग्रेटर देन इक्वल टू LF P2। अब इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हो, LFP greater than equal to LFP2 greater than A bar समाकलन A bar B FX dx माइनस एप्सिलॉन। इन दोनों को मिला के LFP greater than समाकलन A bar B
एफ एक्स पी एक्स माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये थ्योरम थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो थ्योरम है वो इतनी है नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी इसमें कितना टाइम लगता है। तो सिंपल सी बात ये है कि हर परिभाषा याद रखिए जो आपको पहले करवाया है, ऊपरी परिबंध, उच्चक, निम्न परिबंध, निम्नक, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, आप इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स आप है ना इसके बनाते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके।